का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है मित्रों। आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं। आज हम मिलने चले आए हैं पूर्व सहकारिता मंत्री और पूर्व सदर विधायक और वर्तमान में राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास रहेगा और उनको बधाई भी आज देंगे हम, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात हो रहा है राज्यसभा सांसद बनने के बाद। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई राज्यसभा सांसद बनने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बिंद समाज में जैसा कि राज्यसभा सांसद एक ही लोग हैं इस समय वर्तमान में, सांसद एक और एक राज्यसभा सांसद, इसको किस रूप में देख रही हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक संवैधानिक अधिकार दिया कि सबका साथ सबका विकास हो, हर वर्ग के लोग आगे बढ़ें। लेकिन उसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि बाबा साहब ने यदि हमें संवैधानिक अधिकार प्रदान किया तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को अवसर प्रदान किया। सारे वर्ग के लोगों को उन्होंने विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज राज्यसभा में मैं प्रथम बार गई हूँ। कोई भी बिंद समाज का व्यक्ति जो है आज़ादी के 77 सालों में प्रथम बार राज्यसभा में गया है, तो यह भारतीय जनता पार्टी की देन है। और राज्यसभा के साथ साथ आपने अभी देखा कि जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें भदोही से हमारे भाई डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी भी लोकसभा से सांसद बन के दिल्ली पहुँचे हैं। मैम, बहुत सारे समाज के लोगों का दर्द पीड़ा होता है कि बिंद समाज का उत्थान कैसे होगा। अब बहुत सारे दल समाज, जैसे भाजपा कहती है कि हम आरक्षण देंगे बिंदु के लिए, बहुत सारे हक अधिकार, 17 जातियाँ हमारी जातियाँ हैं, उसमें आरक्षण का क्या मुद्दा, कैसे मसला हल होगा इसका? देखिए, आरक्षण के लिए हम लोगों ने भी कई बार प्रयास किया और जब से होश संभाले हैं हम लोग, चूँकि हम लोग विकास की मुख्य धारा से हमारा समाज दूर है, तो इसके लिए हम लोग बहुत पहले से ही मांग करते आ रहे हैं। और आज जब हम लोग इस पद पे हैं तो भी इसकी हम मांग करते हैं अपने समाज के लिए। और इससे पहले जब मैं विधायक थी तो भी हमने एक लिखित पत्र दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को। और हमें लगता है कि आज तक 77 साल से पहले जो है कि 10 सालों को निकाल दिया जाए, पिछले 10 साल को, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं थी, तो भी हमारे समाज के लोगों ने मांग करते आ रहे हैं कि 17 जातियों को आरक्षण मिले। लेकिन राजनीतिक करने के लिए और इस समाज को मुख्य धारा में न लाने के लिए किसी भी सरकार ने में इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमें लगता है कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ही है, जो बिंद, निषाद, केवट, कश्यप, राजभर जैसे 17 जातियों को आरक्षण प्रदान करेगी भविष्य में। फ्यूचर में मिल सकता है मैम। और इस बार 400 पार का नारा था और ये नारा बड़ा विफल हो गया, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही है, तो इस पर क्या पार्टी या संगठन में कुछ गड़बड़ी आया कि किस आधार पे इतने कम सीटें निकल पाई हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है देश में, वो एक एक नागरिक तक पहुंचा है, अंत्योदय तक पहुंचा है, गरीबों तक पहुंचा है। और यही कारण है कि पिछली बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस बार पुनः, भले सीटें कम हुई हैं, लेकिन एक बार पुनः तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। और जो विपक्ष के लोग हैं वो झूठ बोलकर, जनता को बहलाकर, जो एक गलतफहमी का वातावरण फैलाकर कहीं कुछ सीटें हासिल करने में सफल तो हो गए हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम वो दूसरे दिन से ही देखने लगे कि किस तरह उन्होंने कहा था कि हम 8500 हम खाते में डालेंगे और महिलाएं लाइन लगा के लगी हुई हैं और कहीं भी उनको कुछ भी आशा या सफलता या जो उनका वादा था उन्हें नहीं दिख रहा है। और वो पुनः उन लोगों के विरोध में हो गई हैं और यह कह रही हैं कि समय आएगा तो हम तुम्हें समझाएंगे कि जनता से झूठा वादा क्यों किए, झूठ बोलकर वोट क्यों लिए। इंडिया गठबंधन तो ये बोल रहा है कि हमारी सरकार बनी होती तो 8500 रुपये ज़रूर आते हैं और छात्रों के और महिलाओं के दोनों के लिए हक अधिकारों की हम बात करते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन का जो रवैया है और जो उनकी नीति है वो सब कोई देख चुका है। इन सरकारों को, चाहे प्रदेश में या केंद्र में, इन सरकारों को लोग देख चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वाराणसी आए थे, जब
सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद जब प्रथम बार वो वाराणसी में आए, काशी में आए, तो उन्होंने सबसे पहले किसानों की सुधि लिया और किसान सम्मान निधि जो है उनके खातों में भेजा और वो डायरेक्ट किसानों तक पहुंचा। तो किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, गरीबों के बारे में यदि कोई सोच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। और जहां कहीं सीट पाने में हम असफल हुए हैं, उसका लोगों में मलाल है कि ये गलती कहां से हो गई। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकप्रियता है वो आने वाले समय में और बढ़ेगा। राम मंदिर को लेकर बड़ा चर्चा चल, पूरे देश में इसी के नाम पे वोट भी मांगा गया मैम, पर वहाँ की सीट निकल नहीं पाई। इस पे तो क्या वहाँ की गड़बड़ी थी या ऐसा नहीं थी? देखिए, नहीं हुआ। सीट को लेकर हम प्रभु श्री राम के मंदिर के बारे में कुछ कहें तो वो ठीक नहीं होगा। प्रभु श्री राम को राजनीति से जोड़ना ये कहीं से भी सही नहीं है। और राम जो भारत की पहचान है, भारतीय सभ्यता संस्कृति की, और हमें लगता है कि आज प्रभु श्री राम केवल भारत का ही नहीं, केवल सनातन धर्म का ही नहीं, विदेशों में भी आपकी पूजा हो रही है। लोग आपके आदर्श को देखते हुए, आपको आदर्श पुरुष मानते हुए, महापुरुष मानते हुए, प्रभु मानते हुए आपके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और सीटों का कम होना, आना जाना, तो ये एक राजनीतिक एक आंकड़ा है, एक संख्या है, लेकिन कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। और यही कारण है कि हम तीसरी बार और लगातार 60 सालों में प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बन रहे हैं। ये एक इतिहास है। गाजीपुर की जनपद की आप हैं मैम, और गाजीपुर जनपद की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बार लग रहा था कि भाजपा की सीट निकलेगी, पर लाखों के आंकड़ा से पार निकलेगी, 1.25 लाख मतों से हार हुई। इसका क्या कारण रहा है गाजीपुर की जनपद में? देखिए, गाजीपुर की जनता ने बहुत झूम के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। सभी जाति धर्म के लोगों ने वोट किया। लेकिन मैंने जैसे पूर्व में कहा कि कुछ लोग जनता को बरगला कर, झूठे वादे करके, एक ऐसा वादा कि उनकी सरकार बनती तो भी वो उसे पूरा नहीं कर पाते। और इस तरह के वादे उन्होंने इस बार ही नहीं किया है, पूर्व में भी करते आ रहे हैं। और यही कारण था कि जब यहाँ से कांग्रेस जो पूरे देश में छाई रहती थी, कभी आज कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी और उन्होंने झूठ बोलकर पुनः वापसी का अपना नाटक किया। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगी, कोई भी दल हो, जनता से वही वादा करना चाहिए जो जनता के हित में हो और देश के हित में हो, और उसे वो राजनीतिक दल पूरा कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे वादे करती है जिसको वो धरातल पर उतारे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि वो 2047 तक इस भारत को विकसित भारत बनाएगी, तो वो बना के रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये वादा किया है कि जब हम 10 साल पहले सरकार में थे तो 11वीं अर्थव्यवस्था थी भारत की, और 5वीं अर्थव्यवस्था पर हम आए, और आने वाले 3 वर्षों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर आने वाले हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों की आय को दुगनी करने के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं। और यही कारण है कि भारत जो है एक सशक्त भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी पहचान बनाए है। समाजवादी पार्टी के लोग मैम ये बोलते हैं कि अग्निवीर और जो पुलिस के पेपर लीक रहे हैं, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का तमाम ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं। इस पे भाजपा जो है न तो अग्निवीर पे वोट मांगे और न पेपर लीक पे बहुत बड़ा संज्ञान लेने वाला है। इस पे बहुत लेट लपेट करता है, ऐसा बोला जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे और देश हित में कार्य करने वाली पार्टी है, और छात्रों के लिए, युवाओं के लिए सदैव से समर्पित रही है भारतीय जनता पार्टी। और पेपर लीक का जहां तक मामला आया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर सख्त कदम उठाते हुए जो लोग भी उसमें दोषी पाए जाएंगे, कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे निर्णय लेगी कि भविष्य में कोई भी इस तरह की गलतियां करने में 100 बार सोचेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। मैं अपने जनपद वासियों, पूर्वांचल प्रदेश, देश और दुनिया के लोगों से यह कहना चाहूँगी कि केवल योग दिवस तक अपने योग को आप सीमित मत करिए, बल्कि दिनचर्या में इसे शामिल करिए, इसके महत्व को समझिए। योग करेंगे तो आप निरोग रहेंगे। योगी बनिए, निरोगी बनिए, उपयोगी बनिए, और साथ ही साथ आप सहयोगी बनिए।
क्योंकि जब आप तन मन को स्वस्थ रखते हुए अपने साथ साथ समाज की भी सेवा करेंगे, समाज के लोगों का सहयोग करेंगे, तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि हमारा भारत एक विकासशील भारत है, इस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तभी हम वह सपना पूर्ण कर पाएंगे, साकार कर पाएंगे। तो अतः सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि योग के महत्व को समझते हुए योग को अपने जीवन में शामिल करिए। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। और आपको भी मैं कहना चाहूँगी, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कि स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने चौथे स्तंभ के माध्यम से देश दुनिया में न्याय को और सही चीज़ों को सामने प्रस्तुत करते रहें। भिन्न एकता स्वाभिमान महासम्मेलन गाजीपुर के जनपद में हुआ। क्या ये सम्मेलन अब सीमित रह गया कि अब इसका कोई चर्चा नहीं हो रहा है पूरे जनपद में, के साथ साथ देश प्रदेश में कहीं भी चर्चा का विषय नहीं बना है इस समय? क्या ये संगठन बंद हो गया है, क्या स्थिति है? देखिए, हमारी गाजीपुर धरती एक क्रांतिकारी धरती रही है और जहाँ जहाँ हमारा बिंद, निषाद, केवट, कश्यप, मल्लाह, धीवर, तीवर हमारे जो स्वजातीय लोग हैं और विकास की मुख्य धारा से वो दूर थे, इन्हीं संगठनों, सभाओं, गोष्ठियों का ही नतीजा है कि आज हमारा समाज जो है एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हुआ है। और मैं बधाई देती हूँ अपने समाज के भाइयों को जो बड़ी संख्या में अपनी विचारधारा को बदले हैं और समाज के लिए तत्पर रहते हैं, हर समय खड़े होने की बात करते हैं। और हमें लगता है कि गाजीपुर जनपद ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, प्रदेश और देश में भी, पूर्व में भी इस तरह की सभाएं, गोष्ठियां, सम्मेलन, रैली हुआ करता था और आने वाले समय में भी समाज को जोड़ने के लिए इस तरह का आयोजन संपन्न होता रहेगा, किया जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं गाजीपुर की जनता और अपने समाज के लोगों से यह अपील करना चाहूँगी, हम किसी भी जाति धर्म के लोग हों, लेकिन अपने समाज के साथ साथ हमें अपने देश के बारे में भी सोचना है, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अगर देश के लिए हम अपना थोड़ा सा भी समय निकालेंगे तो हमें लगेगा कि हमने अपने जीवन को सार्थक किया है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने परिवार, अपने समाज के साथ साथ देश के सर्वांगीण विकास में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और अपने आप पर गर्व महसूस करें कि हमने देश के लिए कुछ किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि बहुत ज़्यादा हमें टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो मित्रों, गाजीपुर के जनपद में हैं और हम पूर्व विधायक सदर की और पूर्व सहकारिता मंत्री और इस वर्तमान राज्यसभा सांसद माननीय संगीता बलवंत जी से बातचीत किए, उनसे वार्ता करने का प्रयास था, हर क्वेश्चन करने का प्रयास था जो आप लोगों के मन में रहता है। तो आप सभी की इनकी विचारधारा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।